जब लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम को डील करना होता है, जब उसको हम डीलिंग देते हैं, तब वहां से दादा ये डिटरमिनेंट का जन्म हुआ। तो डिटरमिनेंट एक रियल वैल्यू है ना, 2/2 की डिटरमिनेंट की बात करिए दादा, तो भैया इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ये डिफाइन किया गया है। इसको वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कहते हैं। इसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है। इसको मेन डायगोनल कहते हैं, इसको एंटी डायगोनल कहते हैं। a² - 1 माइनस का a² - 4, तो फाइनल आंसर आपका 3 आ गया, राइट। बहुत बहुत पिद्दी पिद्दी आइटम है ये। हाँ भाई बच्चों, क्या हाल भैया, कैसे हैं आप लोग? मस्त, मजेदार, बिंदास। चलो दादा फटाफट फटाफट बढ़िया सी गहरी सी सांस ले लो एक बार अच्छे से। और हाँ, डिटरमिनेंट्स की दादा बात करेंगे आज, और इससे पहले मैट्रिसेस की चर्चा हम कर चुके हैं, और अभी जो दादा हम कहानी देखेंगे यहाँ पर वो डिटरमिनेंट के ऊपर देखने वाले हैं, राइट। चलो भैया, ये हाँ मैट्रिसेस थोड़ा ज्यादा मीनिंगफुल था यहाँ से, इसको फटाफट फटाफट देखा जा सकता है। ठीक है, ये लो। चलो भाई, तो डिटरमिनेंट एक वैल्यू है ना, और इसका डेवलपमेंट, इसकी ये एक्चुअली आया कहां से? ये भैया सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ना। जब लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम को डील करना होता है, जब उसको हम डीलिंग देते हैं, तब वहां से दादा ये डिटरमिनेंट का जन्म हुआ। तो डिटरमिनेंट एक रियल वैल्यू है ना, डिटरमिनेंट एक रियल वैल्यू है। मैट्रिसेस किसी की सजावट थी, मैट्रिसेस किसी का फोटो था, लेकिन ये एक रियल वैल्यू है जो किस तरीके से दादा यहां पर रखी जाती है। बहुत छोटी छोटी बातें आप अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि मैट्रिसेस यदि हम कर चुके हैं तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई बहुत ज्यादा समस्या इस पे आएगी। ठीक है दादा, 2/2 की डिटरमिनेंट की बात अगर करी जाए, 2/2 की डिटरमिनेंट की बात करी जाए दादा, तो भैया इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ये डिफाइन किया गया है। अगेन अगेन ये डिफाइन किया गया है, लेकिन आया कहां से है? जब दो इक्वेशंस, दो अननोन को सॉल्व किया गया, तो वहां से दादा ये आया गया, और वहीं से इसको हाँ थोड़ा सा सॉर्ट आउट करा गया है, राइट। इसको वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कहते हैं। इसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है। इसको मेन डायगोनल कहते हैं, इसको एंटी डायगोनल कहते हैं। जैसा आपको जिस तरीके से चीजें लगेंगी वो आपको शायद अच्छे समझ में आ रहा है। ठीक है भैया, छोटी छोटी बातें हैं, जैसे भैया इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, बहुत छोटे छोटे गेम हैं, बहुत छोटे छोटे गेम है। तो दादा देखते ही देखते a² - 1 माइनस का a² - 4, तो फाइनल आंसर आपका 3 आ गया, राइट। बहुत बहुत पिद्दी पिद्दी आइटम है ये, लेकिन इसकी कुछ चीजें, इसकी प्रॉपर्टीज बहुत तगड़ा गेम खेलती हैं, उस पर हम अच्छे तरीके से चर्चा यहां पर करेंगे। छोटा टॉपिक है, माइंड मैप है, तो क्विक रिवीजन हम लोग करेंगे बहुत जल्दी जल्दी, है ना। ज्यादा डिटेलिंग में ज्यादा नहीं जा सकते अपन, क्योंकि कुछ बंदिशें हैं, डिटेलिंग में जाने से दादा हमें कोई फायदा यहां पर विशेष होगा नहीं। हाँ, डिटरमिनेंट 3/3 ऑर्डर की दादा बात करें, 3 रो 3 कॉलम की दादा चर्चा हो, तो उसको भी ऑपरेट करने के कई तरीके हैं, और शायद आपको बहुत अच्छे तरीके से उनके तरीके भी पता है कि किस तरीके से वो ऑपरेट होते हैं और कैसे कैसे उन पे कहानियां होती हैं, राइट। अगेन मैं तुमसे कह रहा हूं कि माइंड मैप को ख्याल रखते हुए ही हम इसको आगे ले चल रहे हैं। माइंड मैप के तरीके से चीजें देखी जा रही हैं। अच्छा, स्ट्रिकल डेवलपमेंट, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना दादा, जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, तब इसकी बहुत अच्छी खासी तरीके से इसकी मदद लेते हैं हम। और जनरली हमने अपनी लाइफ में 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल को डील किया है, लेकिन इस केस में हाँ 5 वेरिएबल 5 इक्वेशन को डील कर सकते हैं, 15 इक्वेशन 15 वेरिएबल को डील कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ वेरिएबल सब बहुत ज्यादा होते हैं, तब हम डिटरमिनेंट की अच्छी खासी मदद ले सकते हैं। ठीक है दादा, इसके एक्सपेंशन को लेकर कुछ कहानियां हैं जो शायद आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होंगी भैया, कि किस तरीके से इसका एक्सपेंशन होता है 3/3 में, है ना। कि साहब A1 एलिमेंट हमने लिया, यहां पर आपने प्लस बना दिया, ये देखो, इसको हालांकि माइनर कहते हैं, वो आगे देखेंगे। ठीक है दादा, फिर माइनस का B1 आपने किया, यहां प्लस बना दिया, जो बच गया वो इस तरीके से। तो इस तरीके से ऑपरेट होता है, और आपको बहुत अच्छे तरीके से इसका आइडिया है कि हाँ भैया किस तरीके से इसके ऑपरेशंस की चर्चा यहां पर हम लोग कर सकते हैं, राइट। बहुत छोटी छोटी कहानियां, जैसे डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप दिमाग इसमें लगा सकते हैं। थोड़ा क्विक क्विक जल्दी जल्दी कर रहे हैं। एक वर्ड आता है बेटा यहां पर, एक वर्ड आता है माइनर, माइनर ऑफ एन एलिमेंट है ना, माइनर ऑफ एन एलिमेंट। तो माइनर जो वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है? जैसे बेटा आपको किसी भी एक
सर्टेन एलिमेंट का सेल एड्रेस का माइनस निकालना है ना। कोई भी आपने एक सेल एड्रेस उठाया और आपने क्या करा, उसका एक आप माइनर निकालना चाहते हैं, तो माइनर को इस तरीके से डिफाइन करा गया है कि साहब उस सेल एड्रेस पर आप प्लस बनाएं, जो बच गया ये वाला एलिमेंट बच गया, ये वाला एलिमेंट बच गया और ये वाला एलिमेंट बच गया, इनकी जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी वो A32 सेल जो है ना उसका माइनर होगा। जो सेल आपको दिख रहा है A32 उसका वो माइनर हो रहा होगा। ठीक है दादा यहां तक ओके। नेक्स्ट पर कोफैक्टर बेटा इस तरीके से डिफाइन करा गया, ये सब चीजें डिफाइंड है ना, डिफाइंड है, इन पर काम करके इनको ऐसा लिखा गया है कि साहब आप इनको ऐसे कर सकते हैं। तो कोफैक्टर माइनर से जुड़ता हुआ चीज है, बस यहां पर इसने कुछ एक एक्स्ट्रा लाइन में खेल गया है इसको। ये लो, कोफैक्टर क्या होता है दादा कि हाँ भैया किसी भी सेल एड्रेस CIJ मतलब आई रो जे कॉलम, कोई भी सेल एड्रेस उठाओ -1 की पावर I प्लस जे इंटू MIJ, राइट, -1 टू द पावर I प्लस जे इंटू MIJ। ये लो इस तरीके से, जैसे बेटा आपने कोई भी किसी भी डिटरमिनेंट का आपने मान के चलो डिटरमिनेंट आपके सामने A11 A12 A13 राइट, A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ये लो इस तरीके से दादा डिटरमिनेंट आपको दे रखी है ना। अब आपने किसी भी सेल का आपने कोफैक्टर निकालने की कोशिश करी कि भैया हमें इस वाले सेल का कोफैक्टर निकालना है, तो A31 का जो कोफैक्टर होगा, इसका जो दादा कोफैक्टर यहां पर आ रहा होगा वो होगा C31, इसको कैपिटल C से डिनोट किया जाता है। और कैसे निकालेंगे दादा आप इसको, C31 विच इज इक्वल टू -1 की पावर इसका जो सेल एड्रेस है, मतलब I प्लस जे करेंगे आप 3+1 और M31, और माइनर निकालना आपको आता ही है, तो अल्टीमेटली M31 के बराबर होगा, है ना, M31 के बराबर होगा, इसीलिए यहां पर इसको प्लस लिया गया है, राइट। तो कोफैक्टर सिर्फ साइन पे खेलता है, कोफैक्टर सिर्फ साइन पे खेलता है। कौन मारी ज्यादा कहानी, कोफैक्टर सिर्फ साइन पर खेलता है ना, साइन के साथ वो किस तरीके से चीजों को देखता है, और वहीं पर कोफैक्टर अपने आप में चीजों को खेलता है। ठीक है महाराज ओके। ये बहुत छोटी छोटी कहानियां हैं जिन पे आप काम अच्छे से कर सकते हैं। चलो साहब, ये हाँ अपने आप में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि डिटरमिनेंट को कैसे डिफाइन करा गया है, ये थ्योरम कह लो या डिटरमिनेंट जो वर्ड है वो कैसे डिफाइन हुआ। तो डिटरमिनेंट जो वर्ड है दादा, हाँ इसने कहा भैया आप कोई भी रो उठाएं, जैसे अगर इसने रो 1 लिया है, देखो कोई भी रो उठाएं उसी के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स उठा लो और उनको आपस में मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, तो इस तरीके की वैल्यू को हम डिटरमिनेंट कहते हैं। तो दिस इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट का बेटा अच्छा खासा कॉन्सेप्ट फंडामेंटल जो गेम है वो ये वाला है। ठीक है महाराज ओके। अब रो कोई भी हो सकता है ना, अब कोई भी रो हो सकता है, जैसे मान के चलो बेटा आपने कोई भी एक डेल्टा लिया, ये लो कोई भी दादा डेल्टा आपने लिया, कोई भी रो, जैसे आपने पहला रो उठा लिया उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स उठा लो, है ना, और उनका मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको दादा डिटरमिनेंट वहां पर मिल जाएगा। लेकिन दादा अगर आपने कोई भी रो लिया है और कोफैक्टर किसी और के हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। जैसे आपने रो ये वाला लिया तो देखो A1 के साथ C11 होना चाहिए था, लेकिन यहां C21 है, यानी 21 22 23 ये वाला इसके कोफैक्टर उठाए हैं, तो दादा उस केस में आंसर हमेशा 0 आएगा। दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम। ठीक है दादा, आप जो भी हाँ आप जो भी रो ले रहे हैं, है ना, जो भी रो ले रहे हैं दादा, आप यहां पर मान के चलो आपने 1 1 लिया तो C11 लेना पड़ेगा, 1 2 लिया C 1 2 लेना पड़ेगा, 1 3 लिया C 1 3 लेना पड़ेगा। इस केस में जो आंसर आएगा वो डेल्टा होगा, उसको हम डिटरमिनेंट कहते हैं, उसको हम डिटरमिनेंट कहते हैं। ठीक है दादा अच्छा साहब, बाकी का इसने रो कोई उठाया और कोफैक्टर कहीं और से उठा लिए, किसी कॉलम से किसी रो से, दोनों अगर मिसमैच हैं तो उसके इसमें इसका आंसर कंफर्म 0 होगा। ठीक है दादा, और इसी कॉन्सेप्ट से आपने वो एडजॉइंट वाला गेम खेला था। चलो साहब ट्रांसपोज हाँ का डिटरमिनेंट
और एक्चुअल डिटरमिनेंट की वैल्यू बराबर होती है। ठीक है साहब, बहुत छोटी छोटी कहानियां हैं, फटाफट फटाफट माइंड मैप की तरह इसको देखने का। नेक्स्ट जो गेम दादा आपके सामने आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। सबसे ज्यादा डिटरमिनेंट को अगर सॉल्व करा जाता है, सबसे ज्यादा डिटरमिनेंट को दादा अगर डील किया जाता है, तो किसके द्वारा डील होता है? वो प्रॉपर्टीज के थ्रू डील होता है। किसके द्वारा डील होता है? प्रॉपर्टीज के थ्रू डील होता है ना। चलो साहब, तो अभी प्रॉपर्टीज के थ्रू डील होता है वो। ये लो भैया, फटाफट फटाफट कुछ प्रॉपर्टीज हैं। द वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ द रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। ठीक है, वही है ना, ये पहला वो ट्रांसपोज वाला कि दादा ट्रांसपोज कर लें या डेल्टा को ऐसे ही छोड़ें तो उसका कोई आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज ही रहेगा। ठीक है दादा, यहां तक ओके। बहुत छोटी छोटी कहानियां हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात करते हैं दादा। कोई भी दो रो को या दो कॉलम को आपस में यदि चेंज कर दिया जाए, है ना, दो रो को या दो कॉलम को आपस में एक बार चेंज करेंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू की नेगेटिव आएगी, है ना, एक्चुअल वैल्यू की नेगेटिव आएगी। बहुत छोटी छोटी कहानियां हैं। अब इन प्रॉपर्टीज की मदद से हम बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है दादा, ओके। जैसे इस क्वेश्चन की दादा बात करें हम, है ना, क्वेश्चन की बात करें, कह रहे भैया विदाउट सॉल्विंग आप इसको प्रूव करें, तो अल्टीमेटली क्या हुआ है इसमें, है ना। देखो एबीसी ये रहा, एबीसी कहां पहुंच गया है, एबीसी ऐसे कुछ पहुंच गया इधर, राइट। तो अल्टीमेटली क्या करा, पहले इसका ट्रांसपोज किया है और फिर कुछ इसमें प्रॉपर्टीज लगाई हैं, है ना, तब जाके आप इसको बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं। सवाल अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि फिर बहुत लेंथी हो जाता है रे, है ना। तो माइंड मैप का तो उद्देश्य था कि हाँ 30-40 मिनट में होना चाहिए, फिर मजा खराब हो जाता है। थोड़ी थोड़ी फटाफट फटाफट आपके हाँ टच करके निकल सकते हैं। बाकी का इसी चैनल पर चीजें पड़ी हुई हैं, वो देख सकते हैं आप, अगर लेंथी आइटम चाहिए तो। इफ डिटरमिनेंट हैज दादा, हाँ ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां से खेले जाते हैं। वो क्या है कि अगर कोई भी दो रो या कॉलम आइडेंटिकल हैं, दोनों रो आपस में एक जैसे हैं या कॉलम एक जैसे हैं, तो उस केस में डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आती है दादा वो जीरो होती है ना। डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। अच्छा, इन सब के प्रूफ कहां से आ रहे हैं, इन सब के प्रूफ कहां से आ रहे हैं? सर वो जो अपने पास फंडामेंटल गेम था ना, फंडामेंटल जो हम निकाल रहे थे, हमारे पास जो फंडामेंटल डेफिनेशन थी उसकी, जो फंडामेंटल डेफिनेशन थी डेल्टा की, उसी से इसके प्रूफ उठाए जा रहे हैं। ठीक है दादा, उसी से इसके प्रूफ बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, राइट। प्रॉपर्टी नंबर 4। अच्छा, आप किसी भी रो में अगर कोई एक नंबर आपको यहां A1 है, K इंटू A1 है, हाँ किसी भी रो में, किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में अगर आपको कोई भी एक मल्टीप्लाई दिख रहा है ना, कोई भी आपको एक मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है, तो उसको बाहर खींच के ला सकते हो। जैसे के और के इस रो में दिख रहा है, तो इस के को कंप्लीटली बाहर लाया जा सकता है। ठीक है दादा, अब ये किसी कॉलम में भी हो सकता है, लेकिन मैट्रिसेस वाले केस में क्या होता था कि वो मल्टीपल सारे एलिमेंट्स के मल्टीप्लाई से बाहर निकलता था, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर या तो किसी रो से बाहर निकलेगा या किसी कॉलम से बाहर निकलेगा। इसी पर ही दादा यहां पर थोड़ा सा गेम चलेगा, राइट। चलो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है दादा, देखो कैसे भी निकाल लो। इस रो से के बाहर निकला, इस कॉलम से के बाहर निकला, इस कॉलम से के बाहर निकला, 3 कॉलम से के, इसका के, तो के क्यू डेल्टा, ये आंसर आ गया आपका, राइट। बहुत छोटी लेवल पर चीजों को आपको समझना है और वहीं से दादा आपको गेम थोड़ा सा खेलना है। प्रॉपर्टी नंबर 5, हाँ ये बहुत वैसे कम इस्तेमाल होती है ना, लेकिन ठीक है थोड़ा देख लें। सबसे ज्यादा इस्तेमाल पीछे वाली प्रॉपर्टीज का अच्छा खासा होता है। तो आप कोई भी दो रो या कॉलम को दादा अगर, हाँ देखो जैसे रो वाइज चीजों को जोड़ना, जैसे दो डिटरमिनेंट आपको दे रखे हैं बेटा, ये वाली समझना बात अच्छे से। अब इसमें देखो ये वाला रो एज इट इज सेम है, ये रो सेम है, ये रो सेम है, ये रो सेम है। तो अगर मैं इस रो को इसके साथ जोड़ूं तो एलिमेंट टू एलिमेंट जुड़ जाएगा। यानी कि आप ऐसा कह लो दादा कि दो डिटरमिनेंट का जो एडिशन है वो एक रो या कॉलम के करस्पॉन्डिंग ही जुड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप उसको रैंडम जोड़ सकते हैं सबके साथ, सबके साथ नहीं जुड़ेगा। जैसे ऐसा नहीं है कि A1 X1 के साथ A2 8, नहीं ऐसा नहीं है दादा ना। दो मैट्रिसेस को बहुत आसानी से जोड़ा जा सकता है,
लेकिन रो टू रो जुड़ेगा या कॉलम टू कॉलम जुड़ेगा, एक बार में एक ही जुड़ेगा, है ना। ये एक प्रॉपर्टी है, अगेन ये फंडामेंटल से प्रूफ करी गई है। चलो साहब, प्रॉपर्टी नंबर 6। ये प्रॉपर्टी फाइनली क्या कहती है मैं आपको बताता हूं, है ना। क्या कहती है दादा, ये प्रॉपर्टी आपसे कहती है कि किसी भी रो को किसी भी रो को किसी भी रो को आप ऑपरेट करके ऐसा लिख सकते हैं, और सेम कहानी कॉलम के साथ। बस याद रहे कि ये दोनों सेम होने चाहिए, ये दोनों सेम होने चाहिए, ये दोनों सेम होने चाहिए ना, आर आई और आर आई दोनों सेम होने चाहिए, तो आप थोड़ा सा गेम खेल सकते हैं। लेमडा की वैल्यू कुछ भी ले लो आप। सेम केस यहां पर कॉलम के लिए हो जाएगा कि भैया किसी भी कॉलम को ऑपरेट करके ऐसा लिखा जा सकता है कि सी आई प्लस इसको के ले लो, के टाइम्स ऑफ सी जे, ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। सर इसका मतलब क्या है दादा, इसका मतलब ये है कि जैसे मैं आपसे बोलूं कल को मुझे जरूरत पड़ी तो मैं रो वन को ऐसा लिख सकता हूं, R1 + 3R2 ऐसा कुछ, राइट, R3 ऐसा कुछ लिख सकते हैं, है ना। मतलब ये दोनों सेम होने चाहिए। तो ये भी अपने आप में एक मोस्ट वांटेड प्रॉपर्टी है जो ज्यादातर इस्तेमाल करी जाती है डिटरमिनेंट के अंदर। दादा एक 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 रूल है, एक ट्रिक है ना, इसको डील करने की, जिसको कई बार आप सारस रूल कहते हैं। ये कैसे काम करता है, जैसे आपके पास कोई भी डिटरमिनेंट है, राइट, तो अल्टीमेटली 2/2 में आप कैसे वैल्यू निकालते हैं सर, 2/2 में ऐसे निकालते हैं कि भैया इसका मल्टीप्लाई ऐसे और माइनस दिस, ऐसे ही करते हैं ना आप। तो सेम ऑपरेशन यहां भी लगाया जाता है कि ये वाले एरो जितने भी दिख रहे हैं आपको, ये ऐसे एरो बना लो आप, देखो देखो ये वाले एरो दादा, है ना, ऐसे एरो कितने बन रहे हैं वो बना लें आप, मैं बताता हूं आपको। ये लो साहब, 3 एरो ये बन गए। तो सारा रूल की एक तरीका है इसको निकालने का, शॉर्ट ट्रिक कह लो, या इसको नॉर्मल तरीके से भी निकाला जा सकता है ना। तो दादा देखो, इसका मतलब है कि ए बी सी, डायगोनल वालों सबका मल्टीप्लाई, डायगोनल वालों का सबका मल्टीप्लाई, ये आ गया ए बी सी, ये लो साहब एक ब्रैकेट में प्लस, फिर बी ए। अब देखो इसके जो पास वाला है ये नहीं लेना आपको, है ना, इसके पास में कौन है, सी, और बाकी का खाली कौन है, इस सी के अलावा एक खाली इधर बैठा है सी, तो ए बी इंटू सी ऐसे जाना, उछाल मार के जाना इधर, तो एक और ए बी सी आ जाएगा। अच्छा, प्लस सर इस पे बात करें तो ए इंटू बी, पास वाला नहीं लेना है, खाली बैठा है आगे ऊपर सी, तो फिर से एबीसी आ गया इस तरीके से, है ना, माइनस माइनस एक ब्रैकेट में। अब दादा यहां पर देखो ये वाला डायगोनल एंटी डायगोनल हो गया एक, ये वाला हो गया। सेम तरीका बेटा आप यहां लगाएंगे ना, सेम तरीका आप यहां लगाएंगे, कैसे काम करेगा ये, जो जो ये एंटी डायगोनल दिख रहा है इसमें सी सी सी, तो सी की पावर 3, सी की पावर 3, ठीक है दादा। अब देखो a इंटू ए, अब खाली इसके लिए कौन है, b है, लेकिन यहां नहीं जाएगा, ये उछल के उधर जाएगा, तो a इंटू ए, तो a की पावर 3, और सिमिलरली वहां से b की पावर 3। देखो डायरेक्टली आपको सॉल्व होके यहां पहुंच गए आप, डायरेक्टली इसको सॉल्व करने के बाद आप यहां पर पहुंच गए। तो ये कॉन्सेप्ट है डिटर्मिनेंट को डील करने का। कई बार काम करता है लेंथी तरीके में, कई बार नहीं करता, कई बार बहुत यूजफुल भी होता है जब पीएनसी का कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, और कई बार बहुत लाइट भी होता है। तो दोनों तरीके से दादा ये सोल्व किया जाता है यहां पर। तो आप इसको खूब, आपने सॉल्यूशन इस पे करे होंगे बहुत सारे। क्वेश्चन वोश्चन दादा बिल्कुल नहीं करेंगे। चलो बेटा, बहुत लेंथी वीडियो हो जाती है बेटा यार, फिर मतलब नहीं है कुछ। माइंड मैप का, माइंड मैप तो हाँ क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद चीजें देखेंगे हम। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स, दादा दो डिटर्मिनेंट को जैसे मैट्रिसेस में मल्टीप्लाई करते थे हम, इसी तरीके से डिटर्मिनेंट में भी गेम खेला जा सकता है ना। तो सेम बेटा इसमें मल्टीप्लाई कैसे भी, रो टू रो एप्लीकेबल है, रो टू कॉलम एप्लीकेबल है, कॉलम टू कॉलम लगा सकते हैं, और कॉलम टू रो लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ट्रेंड में ये वाला चलता है। जैसे देखो इस रो का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो पहला एलिमेंट मिल गया आपको, इस रो का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये दूसरा एलिमेंट मिल गया आपको, इस तरीके से।
है ना। और कई किताबों में आपने ज्यादातर ये भी देखा होगा रो टू रो वाला। तो जो जो आपको उचित लगे वो दादा हम गेम खेल सकते हैं यहां पर। ठीक है साहब। अब जैसे देखो ये बहुत अच्छा सा डिफाइन करके दिया है ना। रो टू कॉलम में चलो आप दिस इनटू दिस तब जाके पहला एलिमेंट मिलेगा मुझे, दिस इनटू दिस तब जाके दूसरा एलिमेंट मिलेगा मुझे, दिस इनटू दिस तब जाके दादा मुझे तीसरा एलिमेंट मिलेगा। तरीके से दादा है ना मल्टीप्लीकेशन ज्यादातर रो टू कॉलम में चलता है। चलो एक बहुत अच्छा सा प्रॉपर्टी है, प्रूफ स्वरूप की अभी आवश्यकता नहीं है हमें। प्रॉपर्टी कैसे काम करती है कि आपको कोई एक डिटर्मिनांट दे रखा है, आपको कोई भी एक डिटर्मिनांट दे रखा है और यदि उसके को फैक्टर की डिटर्मिनांट आप पहचान पाए है ना, इस डिटर्मिनांट के को फैक्टर की डिटर्मिनांट्स को अगर आप पहचान पाए तो उसकी वैल्यू का आंसर हमेशा डेल्टा स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे एक क्वेश्चन इस पर देख लेते हैं, ये थोड़ा ठीक सा भी है। जैसे बेटा एक क्वेश्चन देखो, अब इस क्वेश्चन को देखने बाद अब जब सॉल्व करेंगे नॉर्मल तरीके से तो बहुत लेंथी जाएगा, बहुत लेंथी मतलब बहुत लेंथी। पहले आप इसको सॉल्व करेंगे फिर एक्स की वैल्यू निकालेंगे वहां डालेंगे, लेकिन दादा बड़ी चालाकी से खेला जा सकता है। जैसे मैं तुमसे कहूं वन का को फैक्टर कितना है, सर वन का को फैक्टर हो गया एक्स की पावर 3 माइनस 1, और देखो वही एलिमेंट यहां दिया है, अरे वाह बहुत बढ़िया। सर एक्स का को फैक्टर कितना हो गया, सर एक्स का को फैक्टर हो गया ये लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जीरो, जीरो आ गया। तो सर हमें समझ में आ गया कि इस डिटरमिनेंट के को फैक्टर की डिटरमिनेंट ये वाली है, तो इसका आंसर सीधा सीधा डेल्टा स्क्वायर, यानी इसका आंसर 9 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ऐसे क्वेश्चन मेंस में कई बार आ सकते हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टीज का आप विशेष ख्याल रखें, अपने आप में बहुत मीनिंगफुल, बहुत मजेदार और बहुत टेस्टी सी होती हैं। ये दादा क्वेश्चन जो आपके सामने है, इसको अगर हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व करने जाएंगे तो हमें बहुत समय लगेगा, लेकिन आप उल्टा सोचो कि कौन सी दो डिटरमिनेंट का मल्टीप्लाई ये दे रखा है, कौन सी दो डिटरमिनेंट का मल्टीप्लाई ये दे रखा है, ये लो सर। सेम रो इनटू कॉलम से सोचो, इसका रो सजा लो। अब मान के चलो आपने A1 B1 और 0, देखो 3 एलिमेंट होने चाहिए थे तो तीसरा है ही नहीं तो मैंने 0 ले लिया। सर यहां पर X2 Y2 और 0 ले लिया। अब देखो इसका मल्टीप्लाई जैसे आप इसके साथ करेंगे तो आपको ये वाला आइटम दिखेगा, हाँ दिख रहा है साहब। सर इस रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से करेंगे जो कि होगा सर यहां पर x1 आएगा यहां पर, हाँ x1 y1, नेक्स्ट आएगा x2 y2 0, ये लो सर सेम ये वाला दिख गया। फिर आएगा सर x3 y3 और 0, ये भी दिख गया। लेकिन अब गड़बड़ थोड़ी चालू होगी कि यार अब इधर वाले में रो टू कैसा लें, सर रो टू सेम पैटर्न में लेते हैं A2 B2 और 0, ये लो। अब वाकई इसका मल्टीप्लाई सर जैसे इससे करेंगे तो हाँ ये 0 हो गया और ये बन भी रहा है, देखो A2 x1 बिल्कुल फिट बन रहा है। तो सर ये सेट हो गया कहानी बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से। इसका आंसर 0, इसका आंसर भी 0, विच इज इक्वल टू 0, ये लो। सर क्या समझे भैया, बहुत सिंपल सी कहानी है कि इसके कॉलम 3 में 0 आ गए, इसके रो मतलब एक मैट्रिक्स एक डिटरमिनेंट में अगर सारी एक रो में या एक कॉलम में 0 है तो उसका आंसर तो कंफर्म 0 आने वाला है ना। चलो साहब, तो देखो ये मैट्रिक्स वाली जो मल्टीप्लीकेशन है ये भी थोड़ा अपने आप में ठीक ठाक सी खेलती है। फटाफट फटाफट क्वेश्चन बहुत कम करेंगे हम। चलो भैया समेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। अब किसी डिटरमिनेंट में आपको दादा ऐसे दिया है तो जनरली आप क्या करोगे, इसको ऑपरेट करके तब सिग्मा लगाएंगे अगर सिग्मा लगाना हुआ तो। बट ये रूल कहता है कि आपको जरूरत नहीं दादा, जिस कॉलम में आपको आपको आर के फंक्शन दिख रहे हैं या जिस रो में आपको आर के फंक्शन दिख रहे हैं, एक बार में एक ही एंट्री होगी ना, तो आप उस रो में क्या कर सकते हैं, उस रो में सर आप हाँ सिग्मा लेके चीजों को डील कर सकते हैं डायरेक्टली, है ना। तो इसको नॉर्मल भी सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों चीजें आपके हाथ में हैं। सेम कहानी दादा इंटीग्रेशन वाले केस में है कि देखो रो में आपको एक रो में सारे फंक्शन ऑफ एक्स दे रखे हैं, राइट। अगर इंटीग्रेशन करना हुआ तो डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे फिर इंटीग्रेशन लगाएंगे, लेकिन अगेन यहां जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे साहब, इसमें समेशन में खेल सकते हैं, सिग्मा में खेल सकते हैं अच्छे तरीके से, जैसे सिग्मा में खेला वैसे इंटीग्रेशन में खेल सकते हैं कि भैया उस सेम रो के साथ इंटीग्रेशन चला जाएगा। हालांकि बहुत रेयरली इसके क्वेश्चंस हम करते हैं, ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं दादा वो उसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ये वाला, यहां से क्वेश्चंस ठीक ठाक आते हैं, प्रूफ स्वरूप आपने खूब बार देखे होंगे। ये लो साहब, एक डिटरमिनेंट आपको दे रखी है डेल्टा एक्स की,
डेल्टा एक्स की डिटरमिनेंट दे रखी है, अगर उसका डेरिवेटिव मुझे करना हुआ तो वैसे क्या करोगे, डायरेक्टली आप उसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद तब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे। लेकिन ये नियम कहता है कि भाई साहब आपको जरूरत नहीं है सब करने की, आप पहले रो के साथ खेलें, एक रो में डिफरेंशिएशन कर लो, बाकी एज इट इज। सर सेकंड रो में डिफरेंशिएशन, बाकी एज इट इज। सर थर्ड रो में डिफरेंशिएशन, बाकी एज इट इज। तो ये यहां से भी क्वेश्चन थोड़े से ठीक ठाक कई बार आ जाते हैं, और अच्छा क्वेश्चन अगर उसको बनाना हुआ तो यहां से क्वेश्चन वो अच्छा सा बना सकता है। चलो भाई, सबसे ज्यादा अगर कोई मीनिंगफुल है और सबसे ज्यादा मोस्ट वांटेड कुछ है तो यहां से क्वेश्चंस भरपूर आते हैं दादा, कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस या क्रेमर रूल कह लो। क्रेमर साहब ने बहुत मदद करी इसमें, हाँ, चीजों को बताने में और दिखाने में दादा। तो ये अपने आप में बहुत मीनिंगफुल है ना, और यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करे जाते हैं, राइट। कैसे काम करता है, अब देखो दादा, दो चीजों में हम चीजें खेलते हैं। यहां पर दो बातें हमारे सामने यहां रखी जाती है, मैं आपको बता देता हूं। इसमें तो आपको थोड़ा सा गड़बड़ होगा, समझ में नहीं आएगा, बट इसको आप बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। ये लो, देखो, टू इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल। ये वाला एक गेम हो गया दादा जो आपने 10th क्लास में देखा था, है ना। और एक गेम दादा यहां पर थ्री इक्वेशंस एंड थ्री वेरिएबल। ये वाला दादा एक कॉन्सेप्ट आ गया यहां पर, राइट। कैसे होता है दादा, जैसे जनरली आप ऐसे देखते हैं भैया कि यहां पर एक इक्वेशन आती है a1x प्लस b1y प्लस c1 विच इज इक्वल टू 0। दूसरी एक इक्वेशन है a2x b2y प्लस c2 विच इज इक्वल टू 0। अगर देखा जाए बेटा तो ये लाइन L1 है, स्टेट लाइन है ना, ये लाइन L2 है। इनके सॉल्यूशंस की बात करते हैं हम। तो दादा किसी भी स्टेट लाइन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं पेयर ऑफ स्टेट लाइन में। सर दोनों स्टेट लाइन बहुत आसानी से देख सकते हैं इसको ना, बहुत आसानी से अपन फील कर सकते हैं। सर दोनों स्टेट लाइन पैरेलल हो सकती हैं, बिल्कुल पहला पॉसिबिलिटी। उसके बाद दोनों स्टेट लाइन सर एक दूसरे को काट सकती हैं, ये लो दूसरी पॉसिबिलिटी। तीसरी पॉसिबिलिटी, सर दोनों स्टेट लाइन एक दूसरे के ऊपर हो सकती है, ये लो। तो तीन स्टेट लाइन, हाँ, दो स्टेट लाइन तीन पॉसिबिलिटी में खेल सकती हैं। सर बहुत छोटा सा गेम है, बहुत छोटी सी कहानी है सर। अगर मैं इस वाले केस की बात करूं, देखो इसमें क्या हो रहा है, दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, इनका मतलब इनके स्लोप बराबर हैं। तो दादा इसका स्लोप यहां पर कितना आ रहा है, इस वाले का स्लोप कितना आ रहा है। सर स्लोप आ रहा है माइनस का a1 अपॉन b1। इसका स्लोप सर माइनस का a2 अपॉन b2। तो इस केस में a1 अपॉन b1 विच इज इक्वल टू a2 अपॉन b2 होगा। हाँ बिल्कुल होगा साहब, बिल्कुल होगा, माइनस माइनस कट गया। अगर दादा इसको ढंग से सॉल्व करेंगे तो यहां पर a1 b2 माइनस a2 b1 विच इज इक्वल टू 0, जिसका नाम इन्होंने डेल्टा रखा है। तो जनरली यहां पर एक वर्ड आता है डेल्टा, जो ऐसे उठाया जाता है बेटा, a1 b1 और a2 b2 इस तरीके से उठाया जाता है, ठीक है दादा। अच्छा अब देखो इस केस में डेल्टा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब तुम स्लोप वाले अप्रोच से भी देख सकते हैं। इस केस में दादा डेल्टा क्या आएगा, सर यहां पर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि स्लोप बराबर है ही नहीं। डेल्टा मतलब सब ये स्लोप आपस में बराबर नहीं होंगे, उसका नाम मैंने डेल्टा रखा हुआ है। सर इस केस में डेल्टा तो बराबर होगा, स्लोप भी बराबर है, यानी कि लाइन एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है, लाइन एग्जैक्ट एक ही है। देखा जाए अगर तीसरे केस की दादा बात करूं तो लाइन एग्जैक्टली एक ही है। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी स्ट्रेट लाइन एक ही लाइन कब होती है, मैं तुमसे कहूं x प्लस वाई प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0, एक लाइन ये वाली दे रखी है, राइट। अगर मैं तुमसे कहूं कि एक और दूसरी लाइन बनाओ लेकिन उसका मतलब और मीनिंग चेंज ना हो, तो तुम क्या करोगे, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे। ये लो भैया 2x प्लस 2y प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। अब देखो लाइन दिखने में हालांकि दो हैं लेकिन है तो एक ही, लाइन दिखने में दो हैं लेकिन है तो एक ही, है ना। अच्छा साहब कौन में आ गई कहानी, ओके। अब तो इस वाले केस में दादा हम क्या करते हैं, इसकी कंडीशन होती है कि भैया स्लोप बराबर होंगे a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 विच इज इक्वल टू c1 अपॉन c2।
अगर ये वाली कहानी आपस में बराबर आ गई, उनकी रेशियो बराबर आ गई, तो लाइन ये वाली है, स्लोप आपस में बराबर है ना, तो ये वाला गेम आ जाएगा, और स्लोप बराबर नहीं है तो ये वाला गेम आ जाएगा। तो इस तरीके से दादा गेम खेला जा सकता है। जैसे बेटा एक और चीज यहां पर आती है, एक वर्ड आता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, जैसे मैं तुमसे कहूं एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू 6, एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू 11, कितने सॉल्यूशन है? यार ये क्या बदतमीजी, कैसे बात कर रहे हो सर आप? सॉल्यूशन तो आ ही नहीं सकता यहां पर, कैसे सॉल्यूशन आएगा? एक बार तो आप कह रहे हैं कि दुनिया की वो रियल नंबर बताओ जिनका एडिशन 6 आ जाए और उन्हीं रियल नंबर का एडिशन 11 आ जाए। सर हो ही नहीं सकता रियल दुनिया में। तो यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1/1 बराबर है, कोफिशिएंट ऑफ वाई 1/1 बराबर है, लेकिन 6/11 बराबर नहीं है। तो दादा नो सॉल्यूशन के लिए आप ऐसे कह सकते हैं कि भैया a1/a2 तो बराबर आ रहा है b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं आ रहा है c1/c2 के। ठीक है क्या? हाँ सही बात है साहब, राइट। तो देखो ये 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल का गेम खेल लिया। 3D में दादा जब इक्वेशन की बात आती है तो अल्टीमेटली वो स्ट्रेट लाइन ना होके प्लेन बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? प्लेन के बारे में थोड़ी सी यहां पर चर्चाएं फिर हमें करनी पड़ती हैं। अब नो सॉल्यूशन को बेटा हम कई बार एक नाम इसको यहां दिया गया है, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट क्या नाम दिया गया है? इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है। और देखते ही समझ में आ रहा है कि सर ये तो कंप्लीट बदतमीजी भैया, कि 2 का सम 6 आ गया, 2 का सम 11 आ गया, कैसे हो सकता है? सेम टाइम पे तो कभी नहीं होगा। अच्छा साहब, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल को भी आप प्रैक्टिकली बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं बेटा, है ना, बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। बताने की कोशिश करता हूं आपको। तो ये कुछ बातें इन्होंने लिखी हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप समझ गए कि मैंने क्या क्या कहा था, लेकिन अभी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि हाँ। तो दादा देखो चीजों का मतलब आपको समझ में आ गया ना, तो फिर डरने वाली बात नहीं है। तीनों लाइन कॉन्करेंट है, मतलब तीनों लाइन एक ही सर्टेन पॉइंट से पास हो रही हैं, 2 वेरिएबल वाली, तो डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा। ये तो हम बहुत पहले से जानते हैं। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी 2 को सॉल्व करो और उनके सॉल्यूशन को तीसरी वाली में सेटिस्फाई करवा दो तो डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा। ठीक है, ये ठीक है थोड़ा अपने आप। इक्वेशन इन्वॉल्विंग 3 वेरिएबल्स, तो एक दादा ये अल्टीमेटली पता क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? ये प्लेन है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? प्लेन के बारे में रिप्रेजेंट करता है। और इसकी 2-3 बातें बहुत बढ़िया ढंग से आप देख लो बेटा, कि जनरली डेल्टा एक जो वर्ड है वो ऐसे डिफाइन करा गया है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड इसके नीचे उतार दिए गए। डेल्टा 1 में जो एक्स के कोफिशिएंट आएंगे वहां पर कांस्टेंट आ गया है। डेल्टा 2 में जो वाई के कोफिशिएंट आएंगे वहां कांस्टेंट वाले आ गए हैं। डेल्टा 3 में जहां जेड के कोफिशिएंट आएंगे वहां कांस्टेंट वाला आ गया है। फिर आप एक नियम याद रखना बस, कि डेल्टा 1 इक्वल टू एक्स इंटू डेल्टा, है ना, और डेल्टा 2 विच इज इक्वल टू वाई इंटू डेल्टा, और डेल्टा 3 विच इज इक्वल टू जेड इंटू डेल्टा। ये लो साहब, ठीक है दादा यहां तक। अब इसके सॉल्यूशंस की बात करें तो अगर ये आपको दादा केवल ये याद रखना है बस, ओनली दिस, अगर आप इसको याद रख पा रहे हैं ना तो कंप्लीट कहानी डन है। फिर कुछ भी आपसे दादा ऐसा नहीं है कि आपको परेशान कर जाएगा और उसकी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। मैं थोड़ा सा यहां बता देता हूं। देखो बेटा, डेल्टा 1 विच इज इक्वल टू एक्स इंटू डेल्टा, कॉमा डेल्टा 2 विच इज इक्वल टू वाई इंटू डेल्टा, और डेल्टा 3 विच इज इक्वल टू जेड इंटू डेल्टा। ये लो साहब एक्स वाई जेड के सॉल्यूशंस। अब सर अगर यूनिक सोल्यूशन आ रहा है, अगर यूनिक सोल्यूशन आ रहा है, यूनिक सोल्यूशन आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा? डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। सर ऐसा क्यों दादा? डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 क्यों ले रहे हैं? तभी तो दादा देखो डेल्टा इसके नीचे आ सकता है अगर ये 0 नहीं होगा तो, अगर ये 0 नहीं होगा तो। हाँ, इसी को दादा हम क्रैमर रूल कहते हैं, इसी को हम क्रैमर रूल दादा कई बार कहते हैं। सेकंड बात, अगर डेल्टा 0 आ गया, डेल्टा 0 आ गया एंड डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 ये सब 0 आ गए, तो इस केस में आंसर आता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन रटने की जरूरत नहीं है, बहुत प्रैक्टिकली दिखेगा आपको। कैसे? सर सबको 0 ले लो, तो देखो 0 विच इज इक्वल टू एक्स इंटू 0,
0 विच इज इक्वल टू वाई इंटू 0, 0 विच इज इक्वल टू जेड इंटू 0। अब मुझे बताओ एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या क्या ले सकता हूं जो इन तीनों को सेटिस्फाई करें? कुछ भी लो सर, करोड़ों सॉल्यूशन है। अच्छा, इसीलिए उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है। तीसरी बात कि भैया डेल्टा तो 0 है एंड एनी ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 इज नॉट 0। कोई भी एक या कोई भी दो या कम से कम एक नॉन जीरो है, तो उस केस में सॉल्यूशन आएगा नो सॉल्यूशन। क्या आएगा रे? नो सॉल्यूशन। क्यों आएगा? आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। क्यों आएगा? आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि साहब जैसे मान के चलो बेटा आपने ये 0 ले लिया और ये x छोड़ा और यहां पर वैल्यू ले ली 2। अब मुझे बताओ x की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं जो दोनों को सेटिस्फाई करवा दे? सर ये तो गड़बड़ हो गया, कैसे करेंगे आप इसको? भाई x की वैल्यू लोगे क्या आप? तो उस केस में क्या आ जाएगा? नो सॉल्यूशन। ले ही नहीं सकते सर हम कुछ। ठीक है दादा, तो इस तरीके से तीन कंडीशंस हैं, तीनों कंडीशन आपको यहां दिख जाएंगी और फिर उसके ऊपर उन्होंने कुछ क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। होमोजीनियस कह लो, कुछ भी कह लो, सेम प्रोसेस रखना आप। अगर देखो D1 D2 D3 जीरो हो गए, इसका मतलब क्या है कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सारे जीरो हो चुके हैं। तो आप मेन इक्वेशन वही याद रखना, आप मेन इक्वेशन वही याद रखना कि डेल्टा 1 विच इज इक्वल टू एक्स इंटू डेल्टा, राइट, डेल्टा 2 विच इज इक्वल टू वाई इंटू डेल्टा और डेल्टा 3 विच इज इक्वल टू जेड इंटू डेल्टा। आप मेन इक्वेशन को नहीं भूलना महाराज, इसको नहीं भूलना है आपको, राइट। अब देखो जब डेल्टा 1 की बात करेंगे जीरो आ गया तो साहब ये चीज जीरो आ गई, ये भी चीज जीरो आ गई और ये भी चीज जीरो आ गई। तो डेल्टा अगर जीरो आ गया तो एक्स वाई जेड के इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और डेल्टा अगर जीरो नहीं है तो एक्स वाई जेड को जीरो जीरो ही होना पड़ेगा, तो उसको हम ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। और डेल्टा जीरो आ गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको होमोजेनस कह लो, कुछ भी कह लो, सेम वही चीज है, कॉन्सेप्ट बहुत छोटे से हैं इसमें। बस तो मैंने कहा था ना हम क्वेश्चन आज नहीं करेंगे, क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है दादा ना। एक ही चीज एक ही चैनल पे तीन तीन चार चार बार देखोगे थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। तो हाँ, माइंड मैप का मीनिंग था इसको क्विक रिवीजन करना, जो कि हमने कर लिया है। ठीक है दादा, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं जल्दी। हाँ, कुछ चीजें अगर बढ़िया होंगी तो मैं जरूर आपको दादा बताऊंगा यहाँ पर। ठीक है, मिलते हैं जल्दी, उसके लिए जब तक के लिए दादा धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, मस्त रहें, व्यस्त रहें और पढ़ते हुए रहें।